हेलो एवरीवन। आज हम बुक पढ़ने जा रहे हैं स्वीट 16, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नशे का नश्तर। ना जाने क्यों आज आपको देखने की इच्छा दोपहर से ही हो रही थी, पर शाम ढलते ढलते मेरी यह इच्छा ही रही। ना जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि आपके दिल का दरवाज़ा भी आपके कमरे के दरवाजे की तरह ज़्यादातर बंद ही रहता होगा। पर मैं यह दुआ करती हूँ कि मेरी यह सोच गलत निकले और आपके दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ हो। अच्छा, मेरे लिए एक दुआ करोगे? बस इतनी सी दुआ कि मेरी यह दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, अब आप काफ़ी थक गए होंगे, आराम करें। मैं आऊँगी आपका सिर सहलाने ख्वाब में। आज रात ओके बाय, लव यू। आज जब मैं रात की स्याही बिखरने पर अपने रूम पर आया तो लाइट जलाते ही यह खत मुझे तह किया हुआ कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ मिला। मैंने खत को पढ़ा, एक बार नहीं बल्कि कई बार। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसे दरवाज़े और फर्श के बीच की झिर्री से कमरे में ढकेला गया होगा, पर किसने ढकेला होगा यह अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। 16, स्वीट 16। इससे यही अंदाज़ा लगता था कि यह खत लिखने वाली कोई लड़की है, कोई टीनेज। पर कौन? वैसे भी जिस बिल्डिंग में, जिस कैंपस में मैं रहता था, वहाँ ना जाने कितनी टीन एजर्स वाले कैंपस थे। उन टीन एजर्स में खत लिखने वाली टीनेज को ढूंढना निकालना उतना ही मुश्किल था जितना कि भूसे में से कोई सुई को ढूंढ निकालना। खैर, मैंने खत को किसी किताब के पन्नों के बीच में दबाया। खत लिखने वाली लड़की के बारे में सोचते हुए ना जाने कितनी देर खिड़की पर खड़े होकर नीचे कैंपस में तितलियों की तरह उड़ रही टीनएजर्स लड़कियों को देखता रहा और ये अंदाज़ा लगाने की नाकाम कोशिश करता रहा कि उनमें खत लिखने वाली लड़की कौन होगी। लाल रंग की साइकिल चला रही उस लड़की को मैं नाम से जानता था। एक दो बार मैं जब कैंपस से उसके पास से गुज़रा तो उसे उसकी एक फ्रेंड ने संजू कहकर पुकारा। मैंने मन ही मन अंदाज़ा लगाया कि उसका नाम संजना होगा और शायद इसलिए उसका फ्रेंड सर्कल उसे संजू नाम से पुकारता होगा। जब संजू साइकिल चलाते वक्त अचानक ऊपर मुझे देखकर मुस्कुराई तो ना जाने क्यों मेरे मन में ख्याल उभरा, कहीं वो खत लिखने वाली लड़की संजू तो नहीं। उस रात मैं जब बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मेरा साथ नींद की जगह उस खत ने ले लिया। मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो मेरी आँखों में संजू की वो खूबसूरत आँखें घूमने लगीं जिससे उसने आज शाम साइकिल चलाते वक्त मुझे देखा था। अगर मुझे खत लिखने वाली लड़की संजू थी तो उसने उस खत के आखिरी शब्द बिल्कुल सच लिखे थे। 16, स्वीट 16। यकीनन संजू 16 साल की खिलती हुई कचनार की कली थी और कलियां हमेशा स्वीट ही होती हैं। संजू के विचारों में उलझा हुआ मैं ना जाने रात के किस पहर तक अपनी करवटों से बिस्तर पर सिलवटें डालता रहा। पर कहते हैं व्यक्ति पर कितना भी दर्द टूट पड़े, व्यक्ति कितना भी किसी भी यादों में खोकर बेगाना हो जाए, पर रात में एक घड़ी ऐसी भी आती है जब नींद उसे अपने पहलू में ले ही लेती है।
मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। रात का वो ना जाने कौन सा पहर था जब मैं संजू सी खिलती कली की यादों की महक से आज़ाद होकर नींद में तकिया लगाकर सो गया। मैं उससे पहले कभी भी खिड़की पर किसी लड़की को देखने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, पर शायद वो खत में लिखे अक्षरों की कसक थी या संजू की नाव सी आँखों की कशिश, जो मैं उसे देखने के लिए खिड़की पर अनायास ही आ गया था। मैं जानता था संजू वाइट शर्ट और स्काई ब्लू स्कर्ट में सुबह के इस पहर स्कूल जाती है, पर शायद मैंने इससे पहले उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिए मुझे उसके स्कूल जाने का फ़िक्स टाइम नहीं मालूम था। मैं काफ़ी देर उसे देखने का लालच लिए खिड़की पर खड़ा रहा, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। या तो वो मेरे खिड़की पर आने से पहले ही स्कूल जा चुकी थी, या फिर आज वो स्कूल नहीं गई थी। मैं थक कर दरीचे से हट गया और अंडरवियर लेकर बाथरूम में घुस गया। तैयार होने के बाद जब मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्डिंग कैंपस से रोड की ओर बढ़ रहा था, तब भी मेरी आंखें संजू की तलाश में थीं। मेरी आंखों की यह तलाश उस वक्त अधूरी ही रही और मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो ज्यों ही चलने को हुआ, वैसे ही एक टीनेज लड़की भागकर ऑटो में चढ़ी और मुझसे एक्सक्यूज़ मी कहते हुए ठीक मेरे बगल में बैठ गई। उस सीट पर वो चौथी पैसेंजर थी और मैंने खिसक कर उसे बैठने की जगह दे दी। वो लड़की भी मेरे ही बिल्डिंग कैंपस की थी और संजू की हम उम्र और कचनार की खिलती कली की तरह स्वीट। पर उस लड़की का मैं नाम नहीं जानता था। पहले दिन किया कि उससे उसका नाम पूछ लूं, पर मैंने अपनी इस इच्छा को अधूरा छोड़ दिया। वो लड़की बीच रास्ते में ही उतर गई। ऑटो वाले को पैसा देते वक्त उसने एक स्माइल मेरी तरफ दी। उसकी इस स्माइल का मैं कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही वह पलटकर चल दी। चलती ऑटो से मैंने उसे पीछे से देखा तो उसकी पतली कमर और भरे भरे नितंब उसके स्वीट होने के साथ साथ बहुत सेक्सी होने की भी गवाही दे रहे थे। उस समय मुझे अपने रूम पर पहुंचने की जल्दी थी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे खत लिखने वाली लड़की मेरा इंतज़ार कर रही होगी, या फिर मेरा इंतज़ार करके थक के एक प्रेम भरा खत उसने ज़रूर मेरे कमरे में दरवाज़े और फर्श के बीच की झिझरी से मेरे लिए पोस्ट किया होगा। ऑटो से उतरकर मैं तेज़ कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ रहा था कि मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। अचानक संजू ने मेरे सामने आकर अपनी साइकिल की ब्रेक लगा दी थी। अपना दायां पैर ज़मीन पर टिकाकर उसने मुस्कुराते होठों से सिर्फ एक पल के लिए देखा और फिर उसने अगले ही पल पैडल मारकर साइकिल को आगे बढ़ा दिया। मैं अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। गुलाबी रंग की हॉट पैंट में संजू की रोमहीन और गोरी जांघों को मैं देर तक देखना चाहता था, पर मेरी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। संजू साइकिल के पैडल को तेज़ी से मारती हुई बिल्डिंग के पीछे जाकर मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरी उम्मीद को उस वक्त एक झटका लगा जब मैं दरवाज़े का लॉक खोलकर रूम के अंदर आया। मेरी नज़र स्वीट 16 के लिखे
खत को रूम के फर्श पर तलाशती रही, पर आज ये तलाश मुकम्मल नहीं हुई। निराश होकर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। लगातार बज रही डोर बेल की वजह से मैं कमर पर तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से भागकर कमरे के दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खोलते ही अपने हाल पर शर्मा कर झेंप गया। इस वक्त मेरे ऊपर की देह पर कोई कपड़ा नहीं था और तौलिया छोटा होने की वजह से मेरी जांघें और टांगें नंगी थी। मेरी इस हालत से बेखबर वो मेरे बगल से होते हुए भीतर आ गई और कुर्सी पर मज़े से बैठते हुए बोली, क्या आप बोर नहीं होते? मैंने कभी आपको कैंपस में एंजॉय करते नहीं देखा। एक नज़र खुद पर डालने के बाद मैंने एक गहरी नज़र उस लड़की पर डाली जो आज सुबह मेरे साथ ऑटो में थी। इस वक्त वो गोल गले वाली पिंक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए थी। रबड़ की स्लीपर पहने उसके पाँव बेहद गोरे थे और उसके नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश उसके पैरों को बेहद आकर्षक बना रहे थे। उसकी पतली कमर और भरे नितंब उसकी आकर्षक देह के मुख्य हिस्से थे। हाँ, उसके स्तन ज़रूर उभरे नहीं थे या फिर टी शर्ट थोड़ा बड़े साइज़ होने की वजह से मुझे उसके स्तनों का उभार सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसके रूप और देह के बनाव गठाव में उलझा मूक दर्शक की तरह खड़ा था कि अचानक वो बोल पड़ी, अगर आप मेरे सामने इस कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो चेंज कर लो। बाय द वे, मैं ये कहने आई थी कि बाहर की खुली हवा का भी लुत्फ़ लेने का हक है आपको। फिर एकाएक कुर्सी से उठकर वो दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, ओके, मैं चलती हूँ, बाहर संजू मेरा इंतज़ार कर रही है। वो लड़की दरवाज़ा खोलकर जा चुकी थी और मैं उसका नाम तक नहीं पूछ सका था। उसने कहा बाहर संजू उसका इंतज़ार कर रही है। क्या उसे संजू ने भेजा था? क्या संजू चाहती थी मैं परिसर में बाहर आऊं? संजू के ख्याल ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। सच कहूं तो उस शाम मैं वास्तव में कमरे से उतरकर बिल्डिंग कैंपस में टहलने लगा था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसे बी विंग कहते थे और सामने वाली बिल्डिंग ए विंग थी। इन बिल्डिंग्स और इनमें रहने वाले के बारे में बाद में लिखूँगा। पहले तो संजू और उस लड़की के बारे में लिखना चाहता हूँ जो अभी अभी मेरे रूम में आई थी। ए विंग की खुली सीढ़ियों पर संजू और मेरे रूम में आने वाली लड़की आपस में बातें करती हुई बैठी थी। मैं अपनी बिल्डिंग के पास से ही उन्हें देख रहा था। संजू और उस लड़की ने शायद मुझे उन्हें देखते हुए देख लिया था। संजू की बगल में बैठी उस लड़की ने मुझे हाथ से वहां आने का इशारा किया और फिर वो दोनों टहलते हुए उस ओर चली गईं जिस ओर बिल्डिंग के केयरटेकर सर्वेंट्स के क्वार्टर्स थे। मैं कांपते कदमों के साथ ज्यों ही सर्वेंट्स क्वार्टर्स के बगल से गुज़रा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चौंक कर मैंने देखा ये वही लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले मेरे रूम में आई थी। मेरी ज़िंदगी में किसी लड़की ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने जब उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरी कलाई पर उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। मैंने
इधर उधर देखा कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा। उस वक्त मेरा चेहरा लगभग पीला पड़ चुका था। मेरी हालत पर वो मेरा हाथ छोड़ते हुए बोली, मेरा नाम वाटिका है, कोई शूर्पणखा नहीं जो डर के मारे तुम्हारी हालत टाइट हुई जा रही है। और तभी एक लड़की उसके पीछे से आकर, और मेरा नाम संजना है। संजू आगे बढ़कर मुझसे बोली और फिर वाटिका की ओर देखकर, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को, शायद ये शहर में नया है। अरे नहीं संजू, पिछले 3 महीनों से तो हम इसे देख रहे हैं, फिर ये शहर में नया कैसे हुआ? वाटिका ने संजू की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर तुरंत ही, आप सुबह कॉलेज ही जाते हैं ना, और कौन से स्टैंडर्ड में हैं? जी वाटिका जी, मैं कॉलेज ही जाता हूँ और मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने सकुचाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर मेरे सामने खड़ी वो दोनों टीनेज लड़कियाँ हंस पड़ी और मैं उन्हें हंसते हुए देखकर ये सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये दोनों यूं ही खिलखिलाकर हंसने लगीं। काफ़ी देर हंसने के बाद जब संजू की हंसी रुकी, तब वो मेरे सीने पर अपनी नाजुक उंगली रखते हुए बोली, ये क्या हमारे सामने भारतीय नारी की तरह जीजी करके बात कर रहे हो? अरे ये कोई वाटिका जी नहीं है, इसे हम सब दोस्त कहते हैं और मुझे सब संजू। आज से तुम भी हमें इसी नाम से पुकार सकते हो, आखिर अब तुम भी हमारे दोस्त हो। मैंने अपने सीने पर रखी संजू की उंगली पर नज़र दौड़ाई। वह बिना बढ़े नाखून वाली कोमल गोरी उंगली। मेरे मन में ख्याल आया, संजू ने इसी प्यारी उंगली से मुझे लेटर लिखा होगा। मैं इन ख्यालों में डूबा खामोश था जब वाटिका ने भी अपनी उंगली मेरे सीने पर रखकर कहा, है ना? क्या? मैं हकलाया। दोस्त, वाटिका ने कहा। हाँ, मैं उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरत उंगलियों को आँखों नीचे करके अपने सीने पर देखते हुए बोला। हुर्रे! वो दोनों लगभग चिल्लाकर बोली। फिर अब अपना नाम भी बता दो, संजू ने कहा। कुणाल, मैंने धीरे से कहा, और फिर उन दोनों ने मुझसे बारी बारी से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम कुणाल। संजना, स्टान संजू और वाटिका पांडे बंटी दोनों 16 साल की बिल्कुल कचनार की खिलती कली की तरह थी, जिनके स्तनों और नितंबों को दुनिया बनाने वाले ने मानो उनकी कमर से गोश्त निकालकर लगाया था, जिन्होंने मुझ गांव से आए हुए एक साधारण लड़के से आगे बढ़कर दोस्ती की थी। खैर, वो दोनों लड़कियां कुछ ही दिनों मेरी इस तरह दोस्त बन गई थी जैसे लड़के के लड़के और लड़कियों की दोस्त लड़कियां होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो दोनों ही टीनेजर्स मुझसे बेहद खुलकर बातें करती और किसी भी चीज़ को शेयर करने में नहीं हिचकिचाती थी। अब मैं कहानी बढ़ाऊं उससे पहले संजू, बंटी और अपने परिवार के बारे में कुछ बताता चलूं और साथ ही साथ उन बिल्डिंग्स के बारे में भी जहां इस वक्त हम रह रहे थे। ये बिल्डिंग्स 3 ब्लॉकों में बटी थी, ए, बी और सी। सी ब्लॉक विशेषकर चुने हुए विधायकों के लिए आवंटित थे। हालांकि उनमें से कई विधायक वहां नहीं रहते थे। जब वो प्रदेश की राजधानी में आते तो पॉश इलाकों में बनवाए गए अपने आलीशान बंगलों में
या 3 सितारा 5 सितारा होटल में ठहरते। सरकार की तरह से मिले इन फ्लैट्स में वे कभी कभार कुछ इस तरह से आते जैसे चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव जिताने वाली जनता के बीच कभी धोखे से पहुंच जाते। हमारे क्षेत्र के विधायक जो ऊपरी तौर पर हर वक्त खुद को दलित और गरीब घोषित करते रहते थे, वो भी राजधानी में आने पर अपने आलीशान बंगले में ही ठहरते थे। खैर, उन विधायकों की इतनी दरियादली भी या फिर समाज में ये दिखाने की गरज कि वो सिर्फ दलित नहीं हैं बल्कि दलितों के सहायक हैं, इस वजह से उन्होंने ये फ्लैट उस दलित को रहने के लिए दे दिया था। यानी कि मुझे ये फ्लैट मुझे रहने के लिए मिला, इसमें सिर्फ विधायक की दरियादली शामिल नहीं थी बल्कि मेरे पिताजी की चिरौरी भी शामिल थी। मेरे पिताजी विधायक के गांव की हवेली में बचपन से ही काम करते आ रहे थे। विधायक की यह हवेली मेरे गांव से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक कस्बे में स्थित थी। मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई उसी कस्बे में पूरी की थी और अब बीए करने के लिए शहर आया था और विधायक जी की मेहरबानी से अब मैं इस वीआईपी रिहायशी कॉलोनी का हिस्सा था। वाटिका पांडे यानी बंटी मेरी ही बिल्डिंग ए ब्लॉक में रहती थी। हालांकि उसके पापा विधायक थे और बाकी विधायकों की तरह वो भी अपने किसी बंगले में रहते थे, पर बंटी बेहद आज़ाद ख्याल की लड़की थी, इसलिए वो इसी उम्र में अपने माँ बाप से अलग रहती थी, जबकि वो अभी सिर्फ इंटरमीडिएट की स्टूडेंट ही थी। यहाँ एक बात और बताते चलें कि बंटी के पापा जहाँ से विधायक हैं वो क्षेत्र मेरे वाले विधायक के क्षेत्र से सटा हुआ है। कहने का मतलब बंटी भी तकरीबन उसी एरिया की रहने वाली थी जिस एरिया का मैं। अगर सीधे तौर पर कहें तो मैं और बंटी बेसिकली एक ही ज़िला के रहने वाले थे। बी ब्लॉक उन ए क्लास के ऑफिसर्स की रिहायश थी जो आईएएस या पीसीएस रैंक के थे। संजू के पापा आईएएस थे जो पास के किसी शहर में शायद उप जिलाधिकारी थे। वो कभी कभी यहाँ आते थे और संजू अपनी मम्मी के साथ इस फ्लैट में रहती थी। संजू की मम्मी क्लब और नारी समितियों की सदस्य थी, जिससे वो समाज सेवा की वजह से पूरे दिन घर से बाहर रहती और देर रात तक ही घर लौटती। संजू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए अपने फ्लैट में वो अक्सर अकेले ही होती थी। इस कैंपस में एक सी ब्लॉक भी था जिसने छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे। इन क्वार्टर्स में बाकी 2 ब्लॉक्स के रखरखाव और साफ सफाई के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते थे। इनमें से एक परिवार मेरे दूर के रिश्ते में थे, पर मैं उनसे दूरी बनाकर रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद मुझ पर विधायक निवास में रहने की वजह से खुद को बड़ा समझने का फितूर चढ़ गया था। खैर, ये फितूर का मेरे दिल में आना लाजमी था, क्योंकि अक्सर साधारण आदमियों को जब बड़े लोगों के अच्छे खाने के जूठन भी मिलने लगती है तो वे खुद को बड़े आदमियों के बराबर समझने लगते हैं। यूँ अगर देखा जाए तो बंटी, संजू और मेरी उम्र तकरीबन बराबर थी, या यूँ कहें तो इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर में पढ़ने वाली बंटी और संजू 16 साल की थी और बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला मैं 17 साल का। उस शाम जब मैं सी ब्लॉक मतलब केयर टेकर के क्वार्टर्स के पीछे संजू और बंटी ने मुझसे दोस्ती की तो मैंने भी उनसे दोस्ती कर ली।
हम तीनों जल्द ही एक दूसरे के फ्लैट में भी जाने लगे। वैसे भी हमारे खाली पड़े फ्लैट में हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैंने बंटी और संजू दोनों से ही दोस्ती की थी, पर संजू के लिए मेरे दिल में कुछ और जज्बात करवट ले रहे थे। संजू के लिए मेरे करवट लेते जज्बातों की वजह वो खत था जो मैंने अब तक संभाल कर रखा था। मैं और मेरा दिल अब तक यही मानते आ रहे थे कि मुझे वो मोहब्बत भरा खत संजू ने ही लिखा था। मेरे लिए संजू के हाव भाव इस बात की ताकीद कर रहे थे कि वो मोहब्बतनामा संजू की नर्म कोमल उंगलियों द्वारा ही लिखा गया होगा। संजू और बंटी दोनों ही कमसीन और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ आधुनिक और मॉडर्न भी थीं। वो लड़कों के बारे में बातें करते वक्त कुछ अलग तरह से चटखारे लेती थीं और कभी कभी मुझसे रोमांटिक बातें करती थी, जबकि हमें दोस्त बने अभी बहुत कम दिन हुए थे। मैं गांव से आया हुआ एक ऐसा लड़का था जो टीवी और वीडियो में तमाम खूबसूरत हीरोइनों को देखकर बड़ा हुआ था। अब जबकि उन हीरोइनों की तरह ही खूबसूरत लड़कियां मेरी दोस्त बन चुकी थी, तो मेरी कच्ची उम्र के अंतर्मन में भी कुछ अरमान पलने लगे थे। संजू और बंटी दोनों ही मेरी दोस्त थी और दोनों ही मुझसे रोमांटिक बातें करती थी। उन दोनों में कौन ज़्यादा खूबसूरत है, इसका निर्णय ईश्वर भी नहीं कर सकता था। तो फिर मैं भला ये निर्णय कैसे कर पाता? अब भले ही बंटी और संजू दोनों ही मेरी दोस्त हों, पर मैं संजू के करीब आने की कोशिश कर रहा था। संजू के मेरे करीब आने की वजह वो खत था जो स्वीट 16 ने मुझे लिखा था। मैंने कई बार वो खत संजू को दिखाकर उससे पूछने का ये मन बनाया कि क्या ये मोहब्बत भरे अल्फाज उसी ने लिखे हैं, पर हर बार ये सोचकर कि अगर वो खत बंटी ने लिखा हो तो गड़बड़ हो जाएगी, और मैं चाह कर भी संजू से पूछ ना सका। पर मैं ये जानना चाहता था कि क्या वाकई वो खत संजू ने लिखा है, और इसलिए मैंने उसकी नोटबुक से उस खत की हैंडराइटिंग की तशकीद करने की सोची। अपनी इसी कोशिश के लिए उस दिन मैं कॉलेज से हाफ डे ही वापस आ गया था। संजू ने एक दिन पहले ही ढलती शाम में हजरतगंज बहती हवाओं से उड़ रही अपनी कर्ली जुल्फ़ों को संवारते हुए कहा था, कुणाल, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने आ रही हैं। मैं जानता था संजू अपने घर पर ही होगी, तन्हा या फिर अपनी सहेलियों के साथ। बीते दिनों में मैं संजू के घर पर इतनी बार जा चुका था कि अब उस टीनेज लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर जाने में मुझे कोई झिझक नहीं होती। संजू घर पर अकेली थी और शायद अभी अभी उसने नहाया था। हालांकि इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसने हल्के पीले रंग की बेहद ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी जो उसके कमर से होते हुए नितंबों के नीचे लटक रही थी। उस शर्ट के नीचे उसकी मखमली जांघें और पिंडलियां एकदम बेलिबास थीं। अपने कर्ली बालों में फंसी पानी की बूंदों को वह हाथ में लिए गुलाबी तौलिए से पोंछते हुए मुझे देखकर मुस्कुराई। आंटी घर पर हैं? मैंने हर बार की तरह पूछा। हालांकि आज मेरी नज़र इतनी बेशर्म हो गई थी कि संजू के जिस्म से हट ही नहीं रही थी। वो तो सुबह से ही अपने सोशल वर्क में निकल गई, कहते हुए उसने पानी से भीगी हुई तौलिया को जिससे उसने अपने जिस्म को पोंछा था मेरे
कंधे पर बेबाकी से डालकर आदमकद आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। संजू के जिस्म की महक से महकती उस तौलिया को अपने गले में लपेटकर मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आईने में नज़र गड़ाकर मुझे अपने साथ खड़ा पाकर वो अचानक पलटकर मुझे देखने लगी। वो अपनी एड़ियों पर इतनी तेज़ी से घूमी कि उसके पीली शर्ट के अंदर छुपे हुए रोज़ मेरे सीने से रगड़ गए। ये पहला अवसर था जब किसी लड़की के वक्ष मेरे शरीर के किसी अंग के स्पर्श में आए थे। संजू मेरे इतने करीब खड़ी थी कि अब भी उसके ठोस स्तन मेरे सीने से हल्का सा स्पर्श कर रहे थे। उसके गले में पानी की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और कुछ मोती उसकी कर्ली जुल्फ़ों में फूल जैसे फंसे हुए थे। संजू के लम्स, उसकी निहायत खूबसूरती और उसके जिस्म के बनाव गठाव ने मुझे खामोश कर दिया था। सच कहूँ तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता था। मैं तो बस देखना चाहता था उस हुस्न की देवी को जो मेरे इतने करीब थी कि जिसके करीब रहने को कैंपस का हर लड़का मन्नतें मांगता था। मैंने लाख कोशिश की अपने होठों से संजू की बात का जवाब देने की, पर मेरे लफ्ज़ मेरे गले में ही दफन होकर रह गए। ओके, मैं लगाती हूँ, कहकर संजू वहाँ से टीवी की ओर चली गई। जैसे ही संजू का जिस्म मेरे जिस्म से अलग हुआ, मैं सूखे पत्ते सा कांप उठा। संजू ने वीसीआर में कैसेट डालकर उसे टीवी से कनेक्ट कर दिया और फिर मुझे नीची नज़रों से देखते हुए अपने बेड पर तकिए के सहारे लेट गई। टीवी पर फिल्म स्टार्ट हो गई थी। मेरी आंखें पहली बार जवां जिस्म को यूं नग्न देख रही थी। उस फिल्म में जवां जिस्मों की अनोखी हरकतों ने मेरी देह में आग की चींटियां उतार दी थीं। मैंने देखा इस वक्त संजू का सीना बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। अचानक उसने अपनी बाहें मेरी ओर फैला दी। उसकी शर्ट की आस्तीनें सरक कर कोहनी के ऊपर चली गईं और उसकी मदभरी बाहें दमक उठीं। मैंने एक नज़र टीवी पर चल रही फिल्म पर डाली और फिर न जाने कब बिस्तर पर आ गया। संजू की फैली हुई बाहें मेरे गले का हार बन गई और हमें टीवी में चल रही फिल्म को देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। उस दिन मैं संजू की राइटिंग उसकी किसी नोटबुक से देखना चाहता था, जिससे मैं स्वीट 16 के लिखे खत की पहचान कर सकूं। पर उस स्वीट 16 के बदन का रोम रोम अब मुझे पहचानने लगा था। उस दिन के बाद मैंने और संजू ने एक दूसरे को कई बार बिना कपड़ों के प्यार किया और जब मैं संजू सी खूबसूरत लड़की को अपनी ज़िंदगी में पाकर हवाओं पर बैठा आसमान की सवारी कर रहा था और मेरी ज़िंदगी स्वीट 16 के साथ हर पल स्वीट सपने देख रही थी, तभी स्वीट 16 की पहेली वापस उलझ गई। दोपहर ढल रही थी, बेहद नीरस भी थी। न जाने क्यों आज मैं कॉलेज नहीं गया था। सुबह से अब तक का वक्त कभी खिड़की के पास खड़े होकर कैंपस के नज़ारे तो कभी टीवी देखते हुए कट रहा था, पर अब ये दोपहर न जाने क्यों ठहर गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक एक पल सदियों में बदल गया हो। मैं उस ठहरी दोपहर से उकता कर नीचे आ गया और मेरे कदम अपने आप ए ब्लॉक की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। मेरे ये बढ़े कदम ए ब्लॉक के फ्लैट नंबर 3 के सामने जाकर ठहर गए। एक कहावत है,
व्यक्ति को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। पर मैं ये शायद भूल चुका था, संजू और बंटी से हुई दोस्ती के बाद मैं खुद को उनके बराबर मानने लगा था। मैं अपने ज़मीनी हालात को कहीं दूर छोड़कर आसमान के सफ़र में चलने लगा था। मेरा ऐसा करना बेवजह भी नहीं था, इसकी वजह मौजूद थी। उस कैंपस में रहने वाला हर शख्स रईस था, और फिर जबकि मेरा निवास भी उसी कैंपस में था, तो यह कामयाबी का फितूर मेरे सिर पर चढ़ गया और बहुत कम उम्मीद थी कि मैं खुद को इस फितूर से दूर रख पाता। संजू और बंटी ने मुझसे दोस्ती करके मेरे पैरों को चादर से बाहर निकालने की आज़ादी दे दी। संजू के जिस्मानी आकर्षण ने मेरे पांव ज़मीन पर ना रहने दिए और मैं सब कुछ भूलकर उस नोखेश दोशीजा के दूधिया पांव का प्रेमी बन गया। उम्र के उस मोड़ पर मेरा साहित्य से कोई वास्ता नहीं था। अब जबकि मेरा साहित्य से कोई संबंध नहीं था, तो फिर से सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैंने प्रेमचंद की कहानी नशा पढ़ी है। अगर उन दिनों मैंने उस महान कहानीकार की कहानी नशा पढ़ ली होती, तो यकीनन ये कहानी इतनी आगे नहीं जाती, या यूं कहूँ तो मेरी कोई कहानी ही नहीं होती। खैर, मैं उस दोपहर की बात कर रहा था जब मैं संजू की देहयासीत के आकर्षण पाश में बंधा उसके दूधिया पाँवों का प्रेमी बन चुका था। पर उस दोपहर न जाने कौन सा नशा मेरे सिर था। संजू के फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद था, जो इस बात की ताकीद कर रहा था कि संजू इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद नहीं है। संजू के इस तरह फ्लैट में ना मिलने से मेरे चेहरे की मायूसी में इजाफ़ा हो गया था, और ए ब्लॉक की सीढ़ियाँ उतरते वक्त मैं अपने पैरों में थकान महसूस करने लगा था। मैं थके कदमों से अपने फ्लैट की ओर बढ़ा, पर सिर पर उस वक्त जो नशा था उसने मुझे अपने फ्लैट की जगह बंटी के फ्लैट के सामने पहुंचा दिया था। दूसरी डोर बेल पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली बंटी ही थी। अपनी बाहों को उठाकर उसने कंधे पर फैले बालों का जूड़ा सिर पर बांधते हुए उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। जब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं तो रूलीवलेस टी शर्ट में उसकी रोमहीन आर्मपिट चमक उठी, और उसकी इस चमक की चकाचौंध से चौंकते हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए फ्लैट के अंदर आ गया। इस वक्त उसने स्लीवलेस वाइट टी शर्ट और गहरे लाल रंग की मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। ये मिनी स्कर्ट बंटी की कमर में इलास्टिक के सहारे सख्ती से चिपकी हुई थी, और उसकी चुस्त टी शर्ट भी उसके जिस्म पर चिपकी थी। इस वक्त बंटी की देह का हर हिस्सा अपने आकार के साथ नुमाया हो रहा था कि एकाएक वह बोली, फिल्म देखोगे? इसे अपनी दुर्बलता कहूँ या बंटी के थिरकते नितंबों की मादकता, या फिर संजू के दूधिया पाँव को आज दोपहर ना देख पाने की कसक। मेरे हाथों से अस्पष्ट स्वर फूट पड़े, हाँ लगाओ। और फिर वही हुआ जो उस दोपहर संजू के फ्लैट पर हुआ था। फ़र्क बस इतना था, आज संजू की जगह बंटी ने ले ली थी, और उस नीरस दोपहर को बंटी के जिस्म की मादक सुगंध ने रंगीन बना दिया। मुझ पर इस रंगीनियत का भरपूर नशा हुआ। अब मुझे इस नशे का नश्तर अक्सर लगता था, कभी बंटी के साथ, कभी संजू के साथ।